अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं एक इंतहाई अहम मामले पर बात करना चाहूँगा। वो कि हम जो कल की डेवलपमेंट थी, जहाँ पर हमने देखा कि सेनेट का इलेक्शन और एक बड़ा अपसेट, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बोल्ड डिसीजन लिया जिसकी बात की जा रही थी कि वो एतमाद का वोट लें वहाँ से। और फिर साथ साथ ये ऐलान करना कि सादिक संजानी साहब को चेयरमैन सेनेट रखा जाएगा, इस हवाले से भी हुकूमत लॉबिंग करेगी। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी जो चलती आ रही थी और हम मुसलसल इन पर बात कर रहे थे। लेकिन एक और अहम नुक्ता है, एक और बहुत अहम चीज़ है जिस पर मैं काफ़ी अरसे से बात करना चाह रहा था। वो इम्पॉर्टेंट मैटर है और एक इंतहाई अहम इदारा पाकिस्तान का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, नवंबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं उनका ओहदा खाली है। उसके साथ साथ जो 12 मेंबरान हैं उनकी तैनाती भी अब तक नहीं हो पाई है। ये नवंबर से मामला चल रहा है और उसमें ताख़ीर है। ये पहला मौका नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत है और इसमें ताख़ीर आई है। इससे पहले भी हमने देखा, जब माजी में भी जो पिछली हुकूमत थी तब भी कई महीनों की ताख़ीर के बाद इन ओहदों पर तकर्रियाँ हुई, जो मेंबरान थे उनकी तैनाती हुई। ये ताख़ीर क्यों आती है? और ये सिर्फ एक मामला नहीं है या एक इदारा नहीं है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल है, बल्कि इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ अहम इदारे हैं जिन पर हम देखते हैं कि अगर कोई ओहदा खाली होता है तो एक तवील अरसे तक वहाँ पर तकर्री नहीं हो पाती। कई कई महीने वो ओहदा खाली रहता है, चाहे वो ये हुकूमत हो या इससे पहले माजी की हुकूमतें हों, और उससे काम के सर तक मुतासिर होता है। ये एक अलहदा बड़ा सवाल है। ख़ास तौर पर अगर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल की बात करें और इस इदारे की अहमियत की बात करें और जिस तरह से मुल्क में जो कानून साजी है उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल के पास आना है, यहाँ से वेट होना है। अब कानून साजी अगर हो भी रही है, बिल पेश हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक इदारा गैर फौल है। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब इस इदारे की तारीफ़ करते हैं, इस पर बात करते हैं, हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों की हम बात करते हैं, वो इस इदारे की अफादियत, अहमियत पर बात ज़रूर करते हैं। लेकिन जब इस तरह की सूरत आती है, हम रब्ता करते हैं तो कोई शायद जवाब देने के लिए उस तरह से तैयार नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में इस मामले पर आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि शायद ये अरबाब इख्तियार तक बात पहुँच पाए और इस बात को समझें कि ऐसे अहम इदारे, चाहे वो ये इदारा हो नज़रियाती कौंसिल का या दीगर मुल्क के अहम इदारे हों, उनके ओहदों पर जो तैनातियाँ हैं वो फ़ौरन हो जानी चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए ताकि कोई काम मुतासिर ना हो। मैं चाहूँगा बिलखुसूस हम इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें, लेकिन सेकंड हाफ में हम कुछ बात ज़रूर सेनेट के मामले पर भी करेंगे। लेकिन इस इदारे की अफादियत और अहमियत और फिर ये जो ताख़ीर है, इसकी रूट कॉज क्या है, रीज़न क्या है, क्यों इस तरह के मामलात होते हैं, मैं चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में उस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट का ताल्लुक कराता चलूँ, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर किबला अयाज साहब ने, जो साबिक चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। उनके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आप चेयरमैन रहे, बहुत बेहतर अंदाज में आपने सर्व किया, बड़ी बेहतर अंदाज में तमाम तर चीज़ें चली, आप बड़े एक्टिव रहे। नवंबर में मुद्दत पूरी हुई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब कई महीने गुजरने के बाद से अब तक खामोशी है। किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं इस मामले पर लिया जा रहा कि फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द ये तकर्रियाँ हों, इदारा फॉल रहे, अपना काम करे। जब आप भी चेयरमैन बने थे उससे पहले भी कुछ अरसे के लिए ये ओहदा खाली था। वजह क्या है सर, ये ताख़ीर क्यों, या इतना अहम इदारा क्यों हुकूमत की शायद तरजीहात में नहीं होता, प्रायोरिटीज़ में नहीं होता? ये ताख़ीर डेलिब्रेट होती है, अनइंटेंशनल होती है, कैसे देखते हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी आपने तमहीद बांधी और बहुत अहम सवाल किया। बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि 2017 में भी तायुनाती जब हुई मेरी, तो इससे पहले तकरीबन 11 महीने गुजरे थे कि कौंसिल गैर फाल रही थी, और अब भी 7 नवंबर से आगे ये अब तक गैर फाल है। 12 मेंबर्स बशमूल चेयरमैन अभी तक उनकी तायुनाती नहीं हुई। तो हमने तो सितंबर में लिख दिया था कि अर्ली सितंबर में कि ये मुद्दत खत्म हो रही है, और पूरी तफसील दी थी कि किन किन मेंबरान की मुद्दत खत्म हो रही है और उनकी सीटें क्या हैं, मसलन देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, माहिरीन मुआशरत, माहिरीन तालीम, तो मुकम्मल लिस्टें भी दी थी। लेकिन आपको ये अंदाजा है कि एक तो तरजीहात में ये इदारे शामिल नहीं है, दूसरी बात जो हमारा दफ्तरी निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का, यकीनन वो ऐसा निज़ाम है कि उसमें जो फाइल वर्क है वो इस कदर वक्त तलब है और इस कदर सुस्त रहा है
کہ اس میں پھر ترجیحات کی بنیاد پہ اتنے اہم ادارے جو ہیں وہ بالعموم بغیر کسی قیادت کے یا جو ضروری ممبران ہیں ان کے رہ جاتے ہیں. تو اب یہ مشکل صورتحال ہے کہ جو قوم کا جو بجٹ ہے، میزانیہ ہے، اس کا آپریشن خرچہ تو ہو رہا ہے، یعنی انفراسٹرکچر کا خرچہ تو ہو رہا ہے، لاکھوں کے بل ہم بھر رہے ہیں تنخواہوں کی صورت میں، بجلی کے بل، گیس کے بل، لیکن اس کا جو کام ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. اور بہت اہم بل اس دور میں آئے، بہت اہم مسائل آئے، مثلاً کرک اور ٹیری کے جو ہندوؤں کی سمادھی کا مسئلہ آیا تو اس پہ بھی ضرورت اس بات کی تھی. بلیسفیمی لاس کے حوالے سے امریکہ نے جس طریقے سے فورس کنورژن کا مسئلہ اٹھایا ہے، یہ باتیں تھیں کہ جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ان پٹ کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ یہ غیر فعال ہے تو اس وجہ سے کوئی رائے سامنے نہ آ سکی. اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق صرف ملکی معاملات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سفارتی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ان کا بہت گہرا اور عمیق تعلق ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو جاننا چاہوں گا، یہ مسئلہ کہہ لیجئے کہ یہ سستی ہے، یہ توجہ نہ ہونا ایک اس کی ریزن ہے، یا یہ جان بوجھ کر اس طرف توجہ نہ دینا معاملہ ہے؟ وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ رہے اس عہدے پر رہے، میرے خیال میں یہی ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. مثلاً سینٹ کے الیکشن درمیان میں آ گئے، اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے اس کی اب پوری توجہ عدم اعتماد اور اعتماد کے حوالے سے ہے. تو یہ اس قسم کی فائلیں جو ہیں یہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں، اور یہ بنیادی رول جو ہے یہ بیوروکریسی کا ہے. تو اگر بیوروکریسی اس میں فعالیت کا مظاہرہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہمارا جو دفتری نظام ہے، بیوروکریسی ہے، ان کی بھی اس میں یہ وہ نہیں ہماری بیوروکریسی دیکھتی کہ لاکھوں کا خرچہ آپریشن کا تو ہو رہا ہے لیکن فنکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہے، جو ٹی او آر ہیں، جو فرائض منصبی ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، بیوروکریسی کی بات ہے. اب میں عبداللہ گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ٹھیک ہے بیوروکریسی کا ایک معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، پر جب مختلف فورم سے آواز اٹھتی ہے، اور اگر میں یہ کہہ لوں کہ اگر ایک ممبر نہیں ہے، 2 ممبر نہیں ہے کسی وجہ سے، اور بیوروکریسی نے وہ فائل کو اس کو فاسٹ ٹریک نہیں کر رہی، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک ادارہ جس کے چیئرمین نہیں ہے، ایک ادارہ جس کے 12 ممبران نہیں ہیں، وہ غیر فعال ہوا ہے. بیوروکریسی بے شک اس کو سست روی کا شکار رکھے ہوئے ہے، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی تو یہ آواز پہنچ رہی ہے. وہ تو سوال کر سکتے ہیں کہ جی، بیوروکریسی سے وہ سوال کر سکتے ہیں، بیوروکریسی ان کو جواب دے ہے کہ بھئی کیوں تاخیر ہے اس معاملے پر، اس میں کیوں نہیں اس کو فاسٹ ٹریک کیا جا رہا. لیکن یہاں پر کیا بیوروکریسی یا کیا ہمارے جو حکمران ہیں سبھی شاید اس معاملے پر اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. بہت ہی آپ نے ایک عمدہ موضوع چنا جس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. سچ ٹی وی نے اپنا سچ جو ہے بولنا میرے خیال میں بہترین انداز میں ابھی اس کو آگے اختیار کر لیا ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے، ول آف دا نیشن ہونی چاہیے، ول آف دا گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح سے باتیں بتائیں، بہت سارے اعلیٰ کام جو ہیں بنیادی طور پہ حکومت کو مشورہ دینا اور ایڈوائز کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو وہ قانون سازی کریں اس کے اندر وہ اسلامی نظریات اور اسلامی جو تشخص ہے اس کے کہیں وہ اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ کام ہے. اس کے علاوہ ان کا ظاہر ہے، ہمیں معلوم ہے اس بات کی کہ جو حکومت کی ترجیحات ہیں وہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرف ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ 9 مہینے تک آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ بھی جو ہے وہ نہیں مقرر کیا گیا. اور اسلامی نظریاتی کونسل ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، آپ ذرا نام دیکھیں نا، اسلامی نظریاتی کونسل اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس اہم عہدے کو جس انداز کے اندر ارریسپانسبل انداز میں لیا جا رہا ہے، یہ یقیناً ایک خطرناک ہے. اب بنیادی طور پہ اس کا جو معاملہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، کہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے
पार्लिमान है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उनको कैसे चलना है। इसी तरीके से वो हुकूमत को, पार्लिमान को, सदर पाकिस्तान, गवर्नर और दीगर लोगों को जो इस्लाम के हवाले से जो कोई सवालात उठते हैं हुकूमत के ऊपर, या कोई ऐसे मामलात आते हैं जिसका अभी जैसे वो मंदिर के हवाले से बात की गई, उसके ऊपर वो एडवाइस करते हैं कि इस्लामी जो कवानीन और इस्लामी जो रवायात हैं उनके मुताबिक कैसे अमल करना है। फिर उनका जो एक और काम है कि वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कानून जो मुतज़ाद बन रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल 227 के मुताबिक है कि जहां वो कहता है कि कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद कानून नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत अहम इदारा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो मैं समझता हूं कि इस मामले के ऊपर बहुत कमज़ोर हैं, और हुकूमत जो है वो एक ख़ास मकसद के तहत जो है वो इस सारे मामले को लैतो लाल से काम ले रही है। ये बुनियादी एक मामला है। आप ये देखें ना कि जो जिसको आप कहें कि ये एक मैग्ना कार्टा है, इसकी बुनियाद के ऊपर कानून साजी होगी, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है हमारी पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन ये उसके मुताबिक नहीं चल रहे। क्या वजह है कि मामला कश्मीर का हो, क्या वजह है कि मामला जो है वो आपके इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से हो, नज़रियात के हवाले से हो, या इस अहम तरीन, हमने तो इसको बिल्कुल एक मामूली सा ओहदा समझ लिया कि जनाब ये भी कोई जेमस्टोन कॉरपोरेशन की तरह है। ना बाबा, ये जेमस्टोन कॉरपोरेशन नहीं है, ये एक इंतहाई जिसको कहते हैं कि हमारी बैकबोन है। अगर हमने इसके साथ इसकी रूह गर्दानी की तो यकीन माने कि पाकिस्तान के अंदर फिर हमारे आइन के, हमारे लोगों के एहसास और जज्बात के बखी उधेड़ दिए जाएंगे। तो मेरा यही ख्याल है कि आपने जिस मौजू के ऊपर आवाज़ बुलंद की है ये एक गौरतलब मामला है, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो अपने कवानीन भी बना सकती है, और वो उनको कवानीन को बना के वो कौंसल के सामने पेश करती है। अब कौंसल जो है वो एक इसके ऊपर एक इंटरम रिपोर्ट बनाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मामलात फिर पार्लिमान में और प्रोविंशियल असेंबलीज में डिस्कस होते हैं, जिसके बाद 6 महीने के अंदर उनको उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। ये बुनियादी इसके फंक्शन है। देखिए ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। पहली बात है कि हमें इसको समझना चाहिए कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जो कि एक लेजिस्लेचर के अंदर है जो करना है। मैं पॉइंट आ गया, मैं बैरिस्टर वकास साहब की जाने बढ़ूंगा। बैरिस्टर साहब, ये कोई एक इस पर्टिकुलर इदारे के हवाले से जो कि कायनी इदारा है बात नहीं है। अभी गुल साहब ने कश्मीर कमेटी का हवाला दिया। मुख्तलिफ और इदारों में हम देखते हैं कि कोई उहदा खाली होता है, उसके बाद खास तौर पर जो टॉप लेवल पे जब किसी इदारे का चेयरमैन या MD या दीगर मामला हैं, देखते हैं बड़ी ताख़ीर हो जाती है। वो कि लोग मौजूद हैं, बड़े हमारे पास ऐसे लोग हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं जिनको फौरी तौर पर चार्ज मिलना चाहिए, जो किसी भी इदारे को, चाहे वो आइनी इदारा है, चाहे वो अदरवाइज कोई इदारा है, उसकी बात दौड़ संभालें और उसमें बेहतरी लाएं। लेकिन हम देखते हैं कि ये ताख़ीर होना ये माजी में एक रिवायत रही है, इस मौजूदा हुकूमत में भी यही सब कुछ चला है। Aslan, first of all, I must appreciate and admire your efforts for highlighting such a pertinent pivotal issue of society, जिसकी तरफ बहुत थोड़े से लोग तवज्जो देते हैं। मदीना की रियासत के बाद पाकिस्तान बहुत ऐसी रियासत है कि जिसकी बुनियाद, जिसकी असास इस्लाम की बुनियाद पर रखी गई, और जिसमें ये नारा भी लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान की असास जो है इस्लाम है। अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखें 1949 की, 1956 का आइन देखें, 62 का आइन देखें और 73 का आइन देखें, 73 के आइन के प्रेम्बल के अंदर भी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज पास इन 1949, उसको भी आर्टिकल 2A के तहत आइन पाकिस्तान में इंसर्ट किया गया और लेटर ऑन आइन का हिस्सा बनाया गया। और आर्टिकल 227 और आर्टिकल 31 है, ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं दैट टॉक्स अबाउट दी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। और आर्टिकल 227 बड़ा क्रिस्टल क्लियर है इस बारे में, जो ये कहता है कि नो लॉ शैल बी इनेक्टेड इन द कंट्री विच इज रिपग्नेंट टू दी होली कुरान एंड सुन्ना। तो इसके साथ साथ आर्टिकल 228 और 229 में देखें तो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के फंक्शंस पे, इसकी कंपोजिशन पे बड़ी कैटेगोरिकली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान में, चाहे वो सूबाई लॉज हों, सूबाई असम्बलीज के बनाए गए, या हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, जितनी भी लेजिस्लेशन की जाएगी
उसमें जो इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव है या इस्लामिक एस्पेक्ट है, उस हवाले से चेक एंड बैलेंस करना, दिस इज द लायबिलिटी एंड दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। अगर आप एक अदारे को डिसफंक्शनल कर देंगे, ऑपरेटिव नहीं रहने देंगे, उसका चेयरमैन नहीं तैनात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तमाम अदारे जो है और तमाम स्टेट के फंक्शनरीज, तमाम इंस्टीट्यूशन, उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके सरबराह हैं, उनका तकर्रुर विद इन द लिमिट ऑफ लॉ वो जरूर किया जाए। इससे हमारा सिस्टम जो है उसकी स्मूथ रनिंग नहीं रहती, डिस्टर्ब होता है। और इसके अलावा जिस तरह कश्मीर कमेटी का भी आपने तज़किरा किया, बेशुमार इस तरह के अदारे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो ज़ैनब बिल बनाया गया, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, उसके भी एक चेयरमैन डेजिग्नेट किए जाने थे, लेकिन ज़ैनब बिल को बना 2019-2020 में, 2 मार्च में ये पास कर दिया गया और आज तक वहाँ के वो जो चेयरमैन है वो भी डेजिग्नेट नहीं किए गए। तो पाकिस्तान में बेशुमार इस तरह की नज़ीरें मिलती हैं, मिसालें मिलती हैं। हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, दे बिलीव इन द स्मूथ रनिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतना इंपॉर्टेंट इदारा जिसका काम पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का निफाज और इस्लाम के मुतसादम तमाम कवानीन का जायजा लेना है, अगर आप इस इदारे को डिसफंक्शनल कर देंगे, ऑपरेटिव नहीं रहने देंगे, या इसके अंदर जो विद द पैसेज ऑफ चेंजेस हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, वो नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है। गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं वकास साहब जो रूट कॉज है मैं वो तलाश करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, और आपकी राय क्या होगी कि ये ताखीर क्यों है, मतलब क्या वजूहात हो सकती हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि ये ब्यूरोक्रेसी है, शायद अगर वो जो जिस चीज़ को फास्ट ट्रैक करती है वो चीज़ हो जाती है, और अगर जहाँ पर इग्नोरेंस होती है वो चीज़ उस तरह नहीं होती। हमें कहीं ना कहीं ये तो वजह तलाश करनी पड़ेगी ना कि जिम्मेदार कौन है अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है। इस इदारे की अहमियत पर जहाँ आपने इतनी रोशनी डाल दी और बता दिया, और बाकी हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने भी बता दिया, और हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत कितनी है, फिर ताखीर की वजह क्या देखते हैं आप? सर देखिए अरसलान, ये दिस इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव काम करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इस पे समरी तैयार करती है और लेटर ऑन प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए भेजती थी, या प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बाद। तो ये हमारी जो डायरेक्ट फंक्शन है ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे आता है। प्राइम मिनिस्टर तो अपने इंतखाबात से पहले जो इनकी कैंपेन थी उसके अंदर तो रियासत मदीना की बात करते, तो रियासत मदीना तो इस्लामिक सिस्टम पे बेस करता है, और जो इसमें तहीर है, मैं ये समझता हूँ कि इनकी प्रायोरिटीज और इनकी प्रेफरेंसेज बदल चुकी हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज, आपकी प्रेफरेंसेज सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इंतखाबात हो या दीगर मुल्क के अंदर पीडीएम की तहरीकों पे हो, इस तरह के जो बेड रॉक और फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये स्टेट के फंक्शनरीज हैं, इसको आप नेगेट करें एंड यू आर वर्किंग ऑन द थिंग्स ऑफ ट्राइबल्स, तो फिर मैं ये समझता हूं कि इस तरह के अदारे फिर कमजोर होते हैं, जो कि पाकिस्तान की असास है, जो कि पाकिस्तान की बुनियाद है, जो आने पाकिस्तान के दिबाचे और तमहीद में सबसे पहले जो ब्रिक रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस्लामी नजरियात की बात करती है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की बात करती है, और इसका क़याम तब तक अमल में नहीं लाया जा सकता जब तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एफिशिएंट और इफेक्टिव रोल हमारी सोसाइटी में नहीं होगा। बिल्कुल सही। ब्रेक की जाने पड़ेंगे जी। ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं और इस पर मजीद राय लेते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं चूंकि हम सब इसकी अहमियत जानते हैं, बड़ी तफसील से पहले हाफ में बात हो गई, शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं उस तरह से तफसील से वाकिफ के क्रेडिट पे क्या क्या चीज़ें हैं इस्लामिक नजरियाती कौंसिल की, और ख़ास तौर पर जो आपका टेन्योर था उसमें क्या हाईलाइट्स रही, क्या ऐसी अहम चीज़ें थी। मैं चाहूँगा अगर उनका यहाँ पर तज़किरा हो जाए तो समझने में बहुत सारे लोगों के जो इससे शायद उस तरह अचीवमेंट से नावाकिफ़ हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल के, उन तक भी ये बात पहुँच जाए। बिल्कुल जी, हमने तो ये 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, और इसमें बहुत अहम सवालात हमारे पास आए, बिलखुसूस इस हवाले से कि जो हमारे पास अमेरिकन रिपोर्ट आई कि जिसपे पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों के हवाले से कंट्रीज ऑफ स्पेशल कंसर्न में रखा गया, उस पे हमने बड़ा काम किया।
اور سندھ کے اندر جس طریقے سے بین الاقوامی میڈیا نے فورس کنورژن یعنی زبردستی تبدیلی مذہب اور جبری شادیوں کی بات کی، تو اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑی تحقیق کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے اور یہ نہ جبری شادیاں ہیں نہ جبری تبدیلی مذہب ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمارا بڑا اہم کام ہے. اس کے علاوہ طلاق کے حوالے سے ہم نے بڑا اہم کام کیا، کیونکہ اس وقت جو معاشرے میں بہت بڑی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، بیک وقت 3 طلاقیں. اس پہ ہماری سفارش آئی کہ اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ میراث کے حوالے سے ہم نے کام کیا. وزارت یہ اس کے ساتھ جو وزارت انسانی حقوق ہے اور وزارت انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے میراث میں، تو اس میں ہمارا اپنا کتابچہ بھی شائع ہوا. کورونا کے مسئلے پہ ہمارا الحمدللہ بڑا قائدانہ کردار رہا. صدر مملکت نے بھی گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں اس کو بڑا سراہا اور ہم نے قیادت کی صدر مملکت کے ساتھ مل کر اور علماء کرام کے ساتھ مل کر. ہم نے علماء کرام کو اس بات پہ قائل کیا کہ مساجد کے اندر لوگوں کی آمد و رفت کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہوم ورشپ کا تصور ہم نے دیا کہ گھروں کو آپ آباد کریں، گھر کا مرد گھر کا امام، یہ تصور اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت ہی اس سلسلے میں فعال کردار ادا کیا. ابھی جو مندر کا مسئلہ تھا اسلام آباد کے اندر، یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. اس میں ہم یعنی دنیا میں سفارتی حوالے سے بھی پاکستان کی ریاست ایک بہت ہی امبیرسنگ سچویشن میں جانے والی تھی. تو ہندو پنچایت اور علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ ہم نے بڑی تحقیق کی اور جو سفارش ہم نے تیار کی اس پہ تمام علماء کرام کا بھی اتفاق آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتی کمیونٹی بالخصوص ہندو پنچایت نے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا. تو یہ وہ کردار ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ایک اجتماعی رائے بنائیں اور ایک ایسی سفارش پیش کریں کہ جو اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور عصری تقاضوں کے ساتھ مطابقت رہے. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آپ نے تمام تر چیزوں کا ذکر کیا، چاہے وہ فورس کنورژنز ہیں یا آپ نے مندر کا حوالہ دیا جو اسلام آباد میں ایک انتہائی عام معاملہ تھا، اس پہ انٹرنیشنل میڈیا کا بڑا فوکس رہتا ہے اور بڑا بڑھا چڑھا کر بھی لکھا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں، حالانکہ معاشرے میں اتنی عدم برداشت نہیں ہے دوسرے مذاہب کو لے کر پاکستان میں جتنا شاید پورٹری کیا جاتا ہے. تو اس انفارمیشن وارفیئر سے کس طرح ڈیل کرتے رہیں یا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی جامع سفارشات اس حوالے سے ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو کونسل کا اپنا ڈائریکٹریٹ ہے ریسرچ کا، تو وہ ریسرچ کا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ بجٹ میں ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ مختلف سیمینار، ورکشاپس اور فکری نشستیں یعنی برین سٹارمنگ سیشنز کا اہتمام ہو اور وہاں پہ جو باہر کے بھی ماہرین ہیں مختلف میادین علم کے، ان سے استفادہ کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ رپورٹس تیار کی جائیں. تو یہ 3 سالوں میں اس قسم کے موضوعات پہ ہماری متعدد برین سٹارمنگ سیشنز ہوئے، سیمینار اور ورکشاپس کا ہم نے اہتمام کیا اور بہت اچھی رپورٹیں ہم نے تیار کی. مختلف اداروں تک وہ رپورٹیں ہم نے پہنچوائی. بالکل صحیح. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا یہاں پر، اور اب یہاں سے آگے ہم کچھ بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. بیرسٹر صاحب اور عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے میں چاہوں گا اس پر ہم آپ کچھ مزید بات کریں. عبداللہ گل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ایک تو کل کا دن ایک بہت بڑا اپسیٹ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک بولڈ ڈیسیجن کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ برقرار رکھنے کی بات ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سیاسی منظرنامے کو آپ؟ جی بہت شکریہ ارسلان صاحب، لیکن جو پچھلی بات ہے میں تھوڑا سا اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کونسل نے جو ہے وہ ہزاروں سفارشات جو ہیں وہ کی اور جو کہ اسلامی اساس اور ہمارے قانون سازی کے اندر اور ہماری جو ایک سوشل اکنامک اور ہماری لیگل جو فریم ورک تھا اس کے اندر کام کرنے کے لیے، لیکن وہ ابھی تک ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ استعمار، جس طرح سے آپ نے بھی اپنے بیانیے میں کہا کہ
कि इंटरनेशनल जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हैं, वो उसकी वजह यह है कि ये जो कौंसल है उनको इसलिए खटक रही है क्योंकि ये पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियात को फ़रोग़ कर रही है, और इस्लामी नज़रियात को उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही तो दुनिया के लिए चैलेंज है। अभी आपके सेनेट की बात करते हैं। देखिए, सेनेट के अंदर एक बात तो तय है, मैं क्योंकि आवाम का आदमी हूँ, आपको पता है, लोगों के पास जाता हूँ, आप भी गए होंगे, हर आदमी जो इवन गरीब आदमी था, जो मिडिल क्लास था, वो कल के इलेक्शन पे बावजूद इसके कि उनको यूसुफ रजा गिलानी साहब का मालूम है, कोई ढका छुपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जो बेहिसी थी गरीब आवाम के लिए और उनकी जो कारकर्दगी थी बिलखसूस पंजाब के हवाले से और दीगर उनके जो मामलात थे जिसमें गवर्नेंस के इशू थे, उसकी वजह से लोग जो थे वो खुशी की शादियाने बजा रहे थे क्योंकि वो इस गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं। और ये एक बिल्कुल लम्हा फिक्री है। वजीर आजम साहब को तो एतमाद का वोट लेना ही लेना था। अब मुझे लगता है कि वजीर आजम साहब एतमाद का वोट तो ले लेंगे क्योंकि 174 वोट पड़े फौजिया साहिबा को। वजीर आजम साहब को भी अब मेरे ख्याल में इतना ग्रो कर जाना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि IMF का नुमाइंदा जो था उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि उनकी अपनी जो एक सेनेटर थी फौजिया साहिबा, उनके लिए लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल था। अब मसला यह है कि वजीर आजम साहब अगर वोट ले भी लेंगे तो अगर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन का मुतफिका उम्मीदवार जो है वो बन जाता है सेनेट का चेयरमैन, तो फिर आपकी कानून साजी करने में एक मुसीबत बन जाएगी, यानी कि हुकूमत मजीद वीकनेस का शिकार होगी और इवेंचुअली यह है कि इसको घर जाना पड़ सकता है। अब दूसरी बात इसके अंदर अहम यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए 2-3 चैलेंजेस थे। एक तो ज़िमनी इंतखाबात थे और फिर दस्का जो था वो एक बहुत बड़ा धक्का था। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कुछ मेजर्स लिए और जो फैसले किए वो बहुत सख्त थे, अगर कोई समझना चाहे तो। ये इंडिकेटर था कि पंजाब की तरफ से बेटर गवर्नेंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुकूमत नहीं समझना चाह रही। दूसरी तरफ जो है वो फेडरल के अंदर उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि इधर उधर से मांगी तांगी टीम के ऊपर गुजारा नहीं होगा, बल्कि अगर पाकिस्तान के मामलात को आनाने हुकूमत को दुरुस्त सिमत में लेके चलना है तो फिर उसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या होगा? वो एक्स्ट्रा वही होगा कि के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर अवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, जो कि अभी तक तो तकरीबन 2.5 साल में नहीं हो सका, तो फिर इसका मतलब है आने वाले वक्तों में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो डिफाइंस इन डिफीट एंड मैग्नानिमिटी इन विक्ट्री, ये चर्चिल का बड़ा मशहूर जुमला है। ये समझना चाहिए कि अब जो नादान दोस्त हैं शहबाज गिल और दीगर लोग जो वजीर आजम साहब को गलत डायरेक्शन पे लेके चलते हैं, जो उनको जिसको कहते हैं कि उनको अब नादान दोस्तों को दूर करना पड़ेगा और उनको दाना लोगों को टीम में शामिल करना पड़ेगा। नादान दोस्तों को दूर करना पड़ेगा, समझदार वाइज दाना लोग जो हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। ये तो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब तो कह लीजिए कि रिपीटेडली ये बात सामने आ रही है और प्रूव हो रही है कि वो अपने बेहतर टीम का इंतखाब करें, बेहतर लोग रखें जो उन्हें शायद बेहतर रियलिटी चेक दे सके, लेकिन इस तरह हो नहीं पा रहा है। इसी ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं और इस पर मजीद राय लेते हैं। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं इस बहुत बड़े अपसेट को? कल हमने देखा कि जब ये नतीजा आए उसके बाद से 11 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको लीड शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे। उसमें 11 मुशीरान, वजीर, मुझे नहीं समझ आई कि जिस तरह पता नहीं इतने लोगों की जरूरत क्या थी कि सब बैठ के करते, लेकिन 11 लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो अपनी जगह कर रहे थे। फिर पंजाब के तर्जुमान, KP के तर्जुमान, ये सब अलहदा बयान दे रहे थे। तो बजाय लग रहा था कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, उनसे वो डिफीट
उनको समझ से बालातर थी, वो उनसे हजम नहीं हो पा रही थी, उनको मुश्किल हुई इसको अंडरस्टैंड करने में कि यस दे बीन डिफीटेड, और अब जो फिर फैसला है इमरान खान साहब का, ये जज्बात का फैसला है या दलेराना फैसला है, कैसे देखते हैं इसे? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर 169 और 164 वोट्स की जो बात है, जिससे गलानी साहब को 169 उनको 164 मिले, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियरली जो अवाम के सामने आई कि जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओपिनियन मांगा गया और जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 218 222 के तहत इलेक्शन कमीशन को भी ये डायरेक्शन इशू की कि आप फेयरली, फ्रीली, जस्टली और ट्रांसपेरेंटली इंतखाबात के इनकाद के लिए वो तमाम मेजर्स इंश्योर करें और टेक्नोलॉजी करें जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा हो सके, ज़मीर फरोशी का खात्मा हो सके और एक ट्रांसपेरेंट स्मूथ इलेक्शन का इनकाद करवाया जा सके। लेकिन आपने देखा कि इधर से ही इनकी एक उम्मीदवार को 170 प्लस वोट्स मिलते हैं, लेकिन जब हफीज शेख के वोटों की बात आती है तो 164। इसका मतलब ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस कल के इंतखाबात के अंदर इन्वॉल्व थी और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैकेनिज्म सेट करने की जरूरत है। सेकेंडली, जो आपने बात की, मैंने पाकिस्तान की 73 साला पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर आई हैव नेवर सीन सच अ बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के सामने पेश कर दिया कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, इत्मीनान का वोट लूंगा, फिर इस कुर्सी पे बैठने का अपने आप को अहल समझूंगा। मैं ये समझता हूं कि ये जज्बात पे मबनी फैसला है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, लेकिन एट द सेम टाइम इसे दलेराना, बोल्ड और करेजियस फैसला भी कहा जा सकता है। इस हवाले से मैं एक चीज जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली की 342 नशिस्तें हैं, जिनमें फैसल बाडा नशिस्त से रिजाइन कर चुके हैं और NA 75 के अंदर जो नशिस्त है वो भी हाल ही पड़ी है। 340 में से 171 वोट अगर इमरान खान साहब के अगेंस्ट आ जाते, ही वुड नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड क्लोसल टाइम इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और ये देखना पड़ेगा आइंदा आने वाले वक्त में कि ये वोट किस करवट बैठता है। क्या ये फिर 169 वोट्स इनके पास हैं, क्या ये 2 या 3 वोट्स मजीद खरीद के आपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स और पॉलिटिकल क्वार्टर्स को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन कर दें और प्राइम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? इट विल प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। मैं क्विकली अब्दुल्ला गुल साहब जानना चाहूंगा, चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन का देख रहे हैं या सादिक संजरानी को कामयाब होता आप देख रहे हैं? गुल साहब, यहाँ तक आपने एक सवाल अभी बैरिस्टर साहब से किया, मैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुन पा रहा था, मैं क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ना ये दलेराना फैसला है और ना ही ये जो है वो कोई जज्बाती फैसला है, ये वक्त का फैसला है, ये मजबूरी का फैसला है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ऑपोजिशन ने जो है वो आपको आड़े हाथों ले लिया है, दिस इज अ रियलिटी। अब सादिक संजरानी साहब का जहां तक मामला है, सादिक संजरानी साहब को ये कैसे जो है वो इलेक्ट करवाएंगे, इसके लिए फिर हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसका मतलब है शुरू होगी, और फिर वजीर आजम साहब और शहरियार आफरीदी और दीगर लोग, खुद वजीर आजम साहब का जो वोट था वो बोगस करार दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और सबसे बड़ी बात यह है अरसलान साहब कि एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया कि जो बार बार कहा जा रहा था कि हम लोग सारे एक पेज के ऊपर हैं, सिविल मिलिट्री जो है और हमारी हर चीज के पीछे जो है वो मिलिट्री बैकिंग है। फौज के जब DGI इख्तियार ने बड़ा वाज़े बोल दिया है कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है सियासत से, तो नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी सामने आ गई। अब किसी को मेरे ख्याल में शक शुबा नहीं रहा, वो लोग जो इस वजह से साथ थे कि शायद पता नहीं रावलपिंडी से बहुत बैकिंग है या उनको जो है वो कोई ठंडी हवा आ रही है, अब वजीर आजम साहब को और PTI की हुकूमत को ये चंद लोहे के चने जो है वो चबाने पड़ेंगे। उनको अब सियासत से काम लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि रियासत के सहारे वो खड़े हुए थे। अब उनको सियासत चलानी पड़ेगी, उनको सोचना पड़ेगा कि हमें वो कौन कौन से जो मामलात हैं जो सियासत के बुनियाद के ऊपर किए जाएंगे, ना कि सिर्फ हर वक्त ये कि रिफ्यूज लेना, शेल्टर लेना कि जी हमें तो इदारों का जो है वो सपोर्ट हासिल है, हमें तो ऐसा है वैसे है। तो वो लोग जो तमाम इनके इत्तेहादी थे और वो कई ऐसे MNA और MPA जो बहालत मजबूरी और सेनेटर जो बहालत मजबूरी थे, वो किल्ली जो है वो तो भरम जो था वो तो कल रात टूट गया, ये बात तो हो गई तय। इसलिए सादिक संजरानी साहब का रहना मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये भी एक सवालिया निशान होगा जी। और ये भी एक सवालिया निशान सामने आ रहा है कि जो सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन है,
क्या वो शो ऑफ हैंड से होगा या वो खुफिया राह दही से होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक वजीर आजम, वजीर आला और जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो आर्टिकल 226 के मुताबिक उनका शो ऑफ हैंड से हो सकता है, लेकिन जब उनकी सिलेक्शन हो रही हो, यानी कि जब उनका इंतखाब हो रहा हो। मैं बैरिस्टर साहब से जानना चाहूंगा क्विकली, बैरिस्टर साहब सादिक संजरानी देख रहे हैं या ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट देख रहे हैं? देखिए जी, लास्ट टाइम भी जब तरीक़े में तमादन के अगेंस्ट लाई गई थी तो तमाम स्टेक होल्डर्स और कुछ बैरूनी कुछ अंदरूनी तमाम लोगों ने मिलके सादिक संजरानी साहब को भरपूर सपोर्ट की थी और अनएक्सपेक्टेडली जो थे वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे और बहुत बड़ा फर्क था। अब तो अगर मौजूदा जो कंपोजिशन की बात की जाए तो उसमें तो 47 नशिस्तें गालिबन पीटीआई इनके इत्तेहादियों के पास हैं और अगर पीडीएम की नशिस्तें देखी जाए तो 52 नशिस्तें उनके पास हैं। लिहाजा इट वुड बी अ वेरी क्लोज कंटेस्ट जिसमें उनकी भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नजर आती है कि शायद फिर से सादिक संजरानी साहब हाउस का जो है वो इत्मीनान लेने में कामयाब हो जाए और फिर से वो जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाए। राइट जी सर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अस्सलाम खान को इजाजत दीजिए, आने के बाद।